हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ज्योग्राफी पढ़ने में, भूगोल पढ़ने में आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और सब लोगों ने अभी तक किताब ऑर्डर कर दी होगी या किताब ऑर्डर करने के बाद आपको मिल भी चुकी होगी काफ़ी लोगों को। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सब नाम जान ही चुके, आप नाम है मेरा मुकुल भारद्वाज और स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पहली बार फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आया है। यहाँ पे फिर से कहूंगा कि कीवर्ड क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब हम यहाँ पे ए से लेके जेड तक सब कुछ आपको बताएंगे। ए से लेके जेड तक में यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो आपको मटेरियल चाहिए वो मिलेगा, मुख्य परीक्षा में जो आपको मटेरियल चाहिए वो मिलेगा। साथ ही 1300 से ज्यादा आपको क्लासेस यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। इसके अलावा उनके रिकॉर्डेड आपको सेशंस मिल जाएंगे जिनकी वैधता 24 महीने की रहेगी और इसके साथ ही आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे गाइडेंस के लिए आपके पास पर्सनल मेंटर्स भी होंगे जो आपको टाइम से टाइम आपको क्या करते रहेंगे, मेंटरिंग करते रहेंगे, आपकी गाइडेंस बढ़ाते रहेंगे। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कोड लगाना है 18 MB लाइव। जैसे ही आप कोड लगाते हैं MB लाइव तो जो कोर्स है जिसकी प्राइस है 30,500 रुपए, वो घट के कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए की। 18,999 रुपए सबसे कम दाम है और इस कोड लगाने के बाद आपको सबसे कम दामों में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से आप कोर्स में एनरोल हो जाइए। और ये वो दो किताबें जिनको हम आधार बना के आगे चल रहे हैं। अभी हमारी ये पहली किताब चल रही है जिसका नाम है भूगोल मूलभूत सिद्धांत, उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत के भूगोल पे। ये दोनों ही किताबें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको पता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे आपको ये किताबें मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक डलवा दूं जहां से आपको किताब मिलेगी। अब आप फैमिलियर भी हो गए कि हम लोग क्लास कैसे शुरू करते हैं। हम लोग क्लास शुरू करते हैं जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए और फिर हम आज की क्लास पे पहुंचते हैं। ये करीब हम लोग पहली क्लास 5 से 7 बार रिवाइज कर चुके होंगे और 5 से 7 बार रिवाइज करने के बाद हम पहली क्लास को स्टॉप करके दूसरी क्लास से हमारी रिवीजन शुरू कर देंगे। मैं ये चीज इसलिए चाहता हूं कि आप लोग भी अब इस तरीके से रिवाइज करें और आप ये पाएंगे कि हम मुश्किल से 20 मिनट में पूरी क्लासेस, जितनी भी क्लास होती जाएंगी पीछे, पूरी जो क्लास है वो 20 मिनट में काफी अच्छे तरीके से रिवाइज कर चलेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप 5 से 7 बार मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं और 3 से 4 बार आपने खुद ने रिवाइज कर लिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 10 बार रिवीजन। और किसी भी चीज का अगर आपने तरीके से 10 बार रिवाइज कर ली तो वो चीजें ना तो प्रारंभिक परीक्षा में, ना ही मुख्य परीक्षा में और ना ही आपके साक्षात्कार या जिसको मैं कहूं इंटरव्यू, वहां पे आप भूल पाएंगे। यहाँ पे आपको प्री के फैक्ट्स भी याद होंगे। मेंस में जो आपको उत्तर जब आपको लिखना है तो उत्तर लिखने के साथ भी आपको कुछ डेटा देना पड़ता है, कुछ कॉन्क्रीट फैक्ट्स आपको देने पड़ते हैं, वो सब आपको इस रिवीजन से मिलता हुआ चलेगा। तो चलिए करते हैं हमारा रिवीजन शुरू पहले और फिर हम लोग क्लास पे पहुंचेंगे। जियोग्राफी सब्जेक्ट का नाम आपको अब बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो जो शब्द है ये हमने लिया है जियोइड से। जियोइड का मतलब क्या होता है, ऐसी आकृति जो किसकी जैसी है, पृथ्वी की जैसी, पृथ्वी के समान जो आकृति है उसको आप क्या कहोगे, जियोइड कहोगे। और ग्राफी जो शब्द है ये हमने लिया है कहां से, ग्राफोस से। और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना या टू स्टडी। तो हम यहाँ पे किसका अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, जियोग्राफी। आपको वो 3 शब्द फिर से याद आ रहे होंगे, एक तो हमने पढ़ा था जियोग्राफी, दूसरा पढ़ा था जियोलॉजी और तीसरा हमने पढ़ा था जियोमेट्री। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर अगर पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने नाम दिया जियोग्राफी। पृथ्वी की सतह के नीचे अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो नाम दिया हमने जियोलॉजी। और पृथ्वी की त्रिज्या हम नाप रहे हैं, पृथ्वी का व्यास अगर हम नाप रहे हैं तो ऐसी विषय को हमने नाम दिया जियोमेट्री या ज्यामिति। तो जहां पे आपको जियो दिखे, GEO, जियो, इसका मतलब वो किससे संबंधित है, वो कहीं ना कहीं संबंधित है पृथ्वी से। इसके बाद हमने बात करी थी, हम लोग भौतिक भूगोल शुरू करने वाले हैं और भौतिक भूगोल में हम लोग 4 अध्याय करेंगे। पहला अध्याय जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान, दूसरा अध्याय जिसका नाम है समुद्र विज्ञान, तीसरा अध्याय जिसका नाम है जलवायु विज्ञान और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है वो है आर्थिक भूगोल। लेकिन उस आर्थिक भूगोल तक पहुंचने के लिए हम तीनों अध्यायों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि आर्थिक भूगोल क्यों तो जरूरी है और उसको कैसे पढ़ा जाए। इसके बाद हमने
अपना पहला अध्याय या फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या मैं जिसको कहूं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ब्रह्मांड है क्या। तो अब आपको परिभाषा याद हो चुकी होगी कि ब्रह्मांड जिसमें बहुत सारे तारे समाहित हैं, जिसमें बहुत सारे सौर मंडल समाहित हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रह समाहित हैं, जिसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं समाहित हैं, इन पूरे समूह को हम एक रूप में क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रह्मांड। आपको इस डायग्राम को भी देख के याद आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ आकाश गंगाएं आपको दिख रही हैं, कुछ चमकते हुए तारे दिख रहे हैं, कुछ सूर्य आपको दिख रहे हैं, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते कुछ ग्रह आपको दिख रहे हैं। इन सबको सम्मिलित करके अगर मैं एक नाम देना चाहूं तो क्या कहूंगा उनको मैं कहूंगा ब्रह्मांड। हमने देखा था कि जब हम ब्रह्मांड पढ़ना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड के दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। ब्रह्मांड कौन से दो प्रकार से? एक पृथ्वी को केंद्र में रख के हम पढ़ते हैं, और दूसरा सूर्य को केंद्र में रखते हुए हम जब पढ़ते हैं। तो पृथ्वी को जब केंद्र में हमने रखा तो उसको हमने नाम दिया पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण, और जब सूर्य को केंद्र में रखा तो हमने नाम दिया सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। जब पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण में हमने पृथ्वी को केंद्र में रखा तो हमने ये माना कि जितने भी ग्रह हैं, और ग्रह के साथ जो हमारा तारा है निकटतम जो कि सूर्य है, वो भी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। लेकिन हम बाद में जब पुनर्जागरण की बात हमने करी थी तो हमने पाया कि पुनर्जागरण में लोगों को ये पता लगा कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये सत्य नहीं है कि कौन केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। तो फिर माना गया कि कौन केंद्र में है, और ना केवल माना गया बल्कि साइंस ने ये प्रूव भी किया कि केंद्र में कौन है? सूर्य है। तो कौन सा दृष्टिकोण गलत हो गया? पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण। ये क्या हो गया? गलत साबित हुआ। उसके बाद हमने बात करी किसकी? सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण में, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंद्र में कौन है? सूर्य। और जितने भी ग्रह हैं वो सब किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। तो केंद्र में हमने किसको माना? हमने केंद्र में माना सूर्य को। तो ये जब हम लोग पढ़ना शुरू करें तो दो प्रकार के दृष्टिकोण हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने दोनों का कंपैरिजन भी किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी है केंद्र में, जबकि यहाँ पे केंद्र में कौन है? यहाँ पे केंद्र में है सूर्य। कौन सा दृष्टिकोण सही है? सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण सही है। कौन सा गलत है? पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण गलत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात करा था कि सूर्य या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग से। बिग बैंग क्या था? बिग बैंग एक विस्फोट था, जो कि क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि ब्रह्मांड का पूरा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे था? एक छोटे से बिंदु में, एक बॉल से भी छोटा जो बिंदु था उसमें था, उस बिग बैंग पॉइंट में था। बिग बैंग हुआ। बिग बैंग मतलब एक विस्फोट जब हुआ, विस्फोट होते ही क्या हुआ? विस्फोट होते ही वो जो बॉल जैसा जो छोटा सा बिंदु था वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, और छोटे छोटे हिस्सों के टूटने के साथ बहुत सारे धूल के कण निकले, बहुत सारी गैसें निकली। और ये जब गैसें एक साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण एक साथ जब आ गई तो किसका निर्माण इन्होंने किया? कुछ तारों का निर्माण किया, कुछ ग्रहों का, और उस तारे और ग्रह से मिलकर आकाशगंगाएं बनी। और ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाओं ने फिर किसका निर्माण किया? ब्रह्मांड का निर्माण किया। आपको वो उदाहरण भी याद आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया था, गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाले उदाहरण में आप याद होगा कि हमने कुछ डॉट्स लगाए थे गुब्बारे पे, और जब हवा भरना शुरू किया तो दोनों के जो डॉट हमने जो लगाए थे, जो बिंदु हमने लगाए थे गुब्बारे पे, उन दोनों के बीच का क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ने लगा, उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। इसका मतलब आज भी हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। उसके बाद हमने एक डायग्राम देखा था, इससे पहले हमने इसका एक और नाम पढ़ा था जिसको हमने कहा था एकाकी बिंदु सिद्धांत। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व। ये आपको देखने को मिला था। इसका घनत्व अनंत हो चुका था और इसका तापमान भी बहुत अधिक हो चुका था। तो क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट। फिर हमने डायग्राम देखा था महाविस्फोट, और इसके 3 लाख वर्ष बाद पहला परमाणु बनता है। पहले परमाणु के बाद कुछ 100 मिलियन बाद क्या बनेंगी? आकाशगंगाएं बनेंगी। 9 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल आएगा, और 5 अरब वर्ष पूर्व क्या बना? हमारी पृथ्वी बनी। ये बात आपको याद होगी, और मैं आशा करता हूं कि आपने डायग्राम भी बना लिया होगा। उसके बाद हमने बात करी थी आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा तारों का समूह है। इसमें बहुत सारे तारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सौर मंडल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सूर्य देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्रह मिलेंगे, बहुत सारे उपग्रह मिलेंगे। तो ऐसे समूह को एक साथ अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? आकाश गंगा। या इसी को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है गैलेक्सी। क्या बोला जाता है? गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम हमको पता है क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये अब आपको याद हो चुकी होंगी ये सब चीजें। आगे चलते हैं। हमने देखा था हमारी ये जो आकाशगंगा, या हमारी जो आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है, उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति है सर्पिल आकार की। सर्पिल आकार अर्थात ऐसा आकार जो आपकी स्पाइरल जैसा हो। स्पाइरल, आपकी कॉपी स्पाइरल कॉपी है। स्पाइरल कॉपी में अगर आप देखेंगे साइड से, वो जो स्पाइरल है उसका एक
स्पेशल आकार होता है, उसी आकार को हम क्या बोलते हैं, सर्पिल आकार, या उसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है स्पाइरल, कुछ इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार अंडाकार अगर आपके आकाशगंगा है तो उसको आप कौन सी आकाशगंगा कहोगे, वो हो गया आकार अंडाकार। अब ऐसी आकाशगंगा जो ना तो अंडाकार है और ना ही सर्पिल आकार की आकाशगंगा है, वो कैसी आकाशगंगा है, वो है अनियमित आकार की आकाशगंगा। तो क्या ऐसी आकाशगंगाएं स्थित हैं? हाँ, ऐसी आकाशगंगाएं भी हैं जिनका ना तो आकार स्पाइरल है और ना ही आकार अंडाकार है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था आकाशगंगा के बाद हमने देखा था कि तारे कैसे बनते हैं, हमने तारे का सफर देखा जीवन से लेकर मृत्यु तक का। हमने देखा जब तारा पैदा होता है तो उस निहारिका के रूप में पैदा होता है, या गर्भावस्था उसकी निहारिका होती है। निहारिका क्या है, एक छोटा सा कण जिसके चारों तरफ धूल के बादल है, धूल के कण है, और वो लगातार क्या कर रहे हैं, जिसके चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे वो चक्कर लगा रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण उसके क्या बनना शुरू हुआ, कोर बनना शुरू हुआ, और वही निहारिका या नेबुला किसमें परिवर्तित हो गया, आदि तारे में या प्रोटो स्टार में। जब और ज्यादा कोर बन गई और हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो गई, तो किस में बदला, ये प्रोटो स्टार, ये प्रोटो स्टार बदलना शुरू हो गया लाल दानव तारा में। लाल दानव तारा, ये जिसको हम रेड जायंट स्टार कहते हैं। अभी रेड जायंट स्टार किस में परिवर्तित होगा, किस बात पर निर्धारित है, ये इस बात पर निर्धारित है कि इसका द्रव्यमान कितना है। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य या सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो ये किसमें बदलेगा, तो हमको याद आ रहा होगा, ये बदलेगा श्वेत वामन तारे में, या इसको मैं कह सकता हूं सफेद बौना तारा। सफेद बौना तारा जब अपने मृत्यु पे पहुंच जाएगा तो सारी हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित हो चुकी होगी, हीलियम में परिवर्तित हो चुकी होगी। और हीलियम में परिवर्तित होने के बाद यही तारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये तारा परिवर्तित हो जाएगा काले बौने तारे में। वहीं मैं बात करूं, अगर ये जो लाल दानव तारा था, जो रेड जायंट स्टार था, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब सफेद बौने तारे में परिवर्तित ना होके ये किसमें परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होगा सुपरनोवा में। और सुपरनोवा, इसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 2 से 3 गुना अधिक है तो बदलेगा ब्लैक होल में। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 2 से 3 गुना कम है तो ये परिवर्तित होगा न्यूट्रॉन स्टार में। और आपने आंसर बता ही दिया अभी तक कि ब्लैक होल की तस्वीर कौन से टेलीस्कोप से ली गई है। अगर आपने अभी तक ये आंसर नहीं बताया तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमने बात करी थी कुछ नक्षत्र मंडल और कुछ तारामंडल। तारामंडल या नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तारों की विशेष आकृति एक विशेष दिशा में अगर आपको देखने को मिले तो उसको आप क्या कहेंगे, तारामंडल। हमारा जो सब बचपन से हम लोग पढ़ते हैं एक तारामंडल जिसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल में आपको कितने तारे देखने को मिलेंगे, 7 तारे आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें एक और हम तारा पढ़ते हैं जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में स्थित है इसलिए इसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है। और ये क्या काम आते हैं, ये काम आते हैं नौवहन के। जब हमारे पास कंपास नहीं थे, जब हमको दिशाओं की समझ नहीं थी कि कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं, तब हम लोग ध्रुव तारे को अपना रेफरेंस मानते हुए अपना सफर शुरू करते थे। यहां तक सारी चीजें आपको याद होंगी। ये डायग्राम मैंने कहा था आप देख लेना एक बार। और तारामंडल का डायग्राम है जिसमें बहुत सारी आपको आकृति देखने को मिल रही है, ये आपने देख लिया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पाया था इतने सारे मंडलों की बात हो रही थी तो सौर मंडल की बात होना जरूरी था। सौर मंडल में हमने देखा कि सूर्य है, एक तारा है, उस तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते कुछ ग्रह हैं। कितने ग्रह थे वो, 8 ग्रह थे। और कितने बौने ग्रह थे वहां पे, 5 बौने ग्रह थे। अच्छा, इस ग्रहों के नाम शायद अब आपको याद हो चुके होंगे। पहला ग्रह जिसको हमने पढ़ा था क्या था, वो बुध था। बुध के बाद आपको शुक्र मिलेगा, शुक्र के बाद आपको पृथ्वी मिलेगी, पृथ्वी के बाद आपको मंगल देखने को मिलेगा, मंगल के बाद आपको बृहस्पति देखने को मिलेगा, बृहस्पति के बाद आपको कौन सा ग्रह मिलेगा, शनि देखने को मिलेगा, फिर यूरेनस मिलेगा और लास्ट में नेपच्यून देखने को मिलता है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि शुद्र ग्रह की पट्टी आपको कहां देखने को मिलेगी तो आपको याद है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी देखने को मिलती है। वो कौन सी पट्टी है, वो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इन सबको मिलकर एक परिवार बनता है, उस परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार। यहां तक आपको याद होगा। हमने ये भी बात करी थी कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के पास अपनी एक निश्चित कक्षा होती है। निश्चित कक्षा मतलब, निश्चित कक्षा होने का मतलब यह है कि वो सूर्य के जब चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं तो एक निश्चित रास्ते पे, निश्चित पाथ पे वो अपनी परिक्रमा लगाएंगे, निश्चित कक्षा में वो परिक्रमा लगाएंगे। इसके बाद हमने बात करी थी सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है जो कहां पे स्थित है, जो सौर मंडल के एकदम केंद्र में स्थित है। ये अत्यधिक गर्म है और इतना गर्म है कि इसके केंद्र में तापमान आपको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। साथ ही सतह पे अगर इसका तापमान आप देखेंगे तो करीब करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा।
13.8 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था, बिग बैंग की घटना हुई थी। लेकिन क्या तभी सूर्य बन गया था? नहीं। सूर्य कब बना है? सूर्य आज से करीब 5 अरब वर्ष पूर्व पहले बना है। और सूर्य की जब मृत्यु होगी तो सूर्य किस में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सूर्य किस में परिवर्तित होगा? काले बौने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य की परतों को वैज्ञानिकों ने कितने भागों में विभाजित किया है? हमको पता है सूर्य की परतों को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है। वो परतें जो केंद्र या कोर के बिल्कुल करीब हैं, उनको हमने क्या कहा है? उनको हमने कहा है आंतरिक परतें। और वो परतें जो सतह के बहुत करीब हैं, उनको हमने कौन सी परतें कहा है? बाहरी परतें। आपको ये भी पता है कि कहाँ पे तापमान अधिक होगा? तापमान अधिक होगा आंतरिक परतों में। और कहाँ पे कम होगा? वो होगा बाहरी परतों में। उसके बाद हमने बात करी थी कि आंतरिक परतें, आंतरिक परतें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हमने पहली पढ़ी थी वो कोर होती है, दूसरी हमने पढ़ी थी विकिरण क्षेत्र होती है, और तीसरी हमने पढ़ी थी संवहन क्षेत्र होती है। विकिरण और संवहन आपको पता है दोनों एक ऐसे तरीके हैं जिससे क्या ट्रांसफर हम कर सकते हैं। हम ऊष्मा को या ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह अगर उसका स्थानांतरण करना है, उसका ट्रांसफर करना है, तो ये कुछ माध्यम होते हैं। उन दोनों में से 2 तरीके हमने देखे थे, एक थे संवहन और दूसरा क्या है? दूसरा है विकिरण। उसके बाद हमने बात करी थी बाहरी परतों की। बाहरी कितनी परतें थी? 4 बाहरी परतें। 4 बाहरी परतों में पहले 2 मंडल हमने पढ़े थे। एक तो आपको याद आ रहा होगा प्रकाश मंडल, दूसरा हमने बात करी थी वर्ण मंडल, तीसरा संक्रमण क्षेत्र की बात करी थी, और चौथा कोरोना की हमने बात करी थी। पहली बात करते हैं कोर की, या ये डायग्राम की अगर हमने बात करी थी तो आपने ये डायग्राम कॉपी में बना लिया होगा। हमने देखा था केंद्र के बिल्कुल पास, जिसको आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? वहां पे आपको कोर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका विकिरण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, संवहन क्षेत्र आपको मिलेगा। इन तीनों को मिलकर आप कौन सी परतें कहते हो? इनको मिलकर आप बोलते हो आंतरिक परतें। कौन सी परतें हो गई है? आंतरिक। और इसके बाहर जो भी परतें आपको देखने को मिलेंगी वो कैसी परतें हैं? बाहरी परतें। बाहरी परतों में हमने पढ़ा था फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना। ये बात हमने की थी और ये डायग्राम अब आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में। सबसे पहले बात करते हैं कोर की। कोर को क्रूड भी कहा जाता है। यहाँ पे तापमान सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में 10 लाख है, आपको पता है। 15 मिलियन होता है, केंद्र के बहुत करीब होता है और एकदम आंतरिक भाग कहेंगे इसको। और 15 मिलियन है, इसका मतलब सर्वाधिक गर्म भाग ये है। और यहाँ पे गर्म होने या इतना तापमान होने का कारण क्या है? यहाँ पे इतना बड़ा तापमान होने का कारण है कि यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती रहती हैं। नाभिकीय संलयन, आप जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन, दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। रसायन जब आप विज्ञान पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आप ये दोनों पढ़ोगे, तो इस प्रकार के कुछ रिएक्शन यहाँ पे होते रहते हैं, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं यहाँ पे होती रहती है, जिनके कारण, इन नाभिकीय क्रियाओं के कारण यहाँ का तापमान कैसा है? यहाँ पे तापमान अत्यधिक गर्म है। और अत्यधिक गर्म भी कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आगे की बात करते हैं विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्या था? जब विकिरणों के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो, तो उसको आप क्या कहोगे? विकिरण। विकिरण हमने देखा था किसके रूप में होता है? यहाँ पे फोटोन के रूप में। फोटोन क्या आते हैं? हमको याद आ रहा होगा, लाइट। हम मानते हैं कि वो सीधी एक रेखा है, लेकिन वो सीधी रेखा नहीं है, उसमें छोटे छोटे पैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हीं छोटे पैकेट्स को आप क्या कहोगे? फोटोन कहोगे। और यहाँ पे तापमान घट के कितना हो चुका है? 2 से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान घट के हो चुका है। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जा रहे हैं, तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या लगातार ये कम होता है? या आपने मेरे को आंसर बताया था, चेक करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। संवहन क्षेत्र, संवहन के माध्यम से अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे? संवहन क्षेत्र। यहाँ पे अगर आप तापमान देखोगे तो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यहाँ पे अब गैसें कैसी हो चुकी हैं? इतना तापमान सहन करते करते गैसें अब आयनीकृत हो चुकी है। हाइड्रोजन और हीलियम आयनीकृत हो चुकी है। या तो इन पे धनायन आ जाएगा या ऋणायन हो चुका होगा। ये बात हुई आंतरिक परतों की। इसके बाद हम बात करते हैं बाहरी परतों में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में क्या मिलेगा आपको? प्रकाश मिलेगा, प्रकाश की किरणें मिलेंगी। और यहाँ पे प्रकाश की किरणें किस माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी? विकिरण के माध्यम से। यहाँ पे आप तापमान देखिए कितना हो रहा है, 6200 से कितना पहुंच चुका है? 3700 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमने बात करी थी वर्ण मंडल, या जिसको हम क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर से कितना ऊपर है? 2100 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ पे तापमान आप देखेंगे 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। क्या तापमान लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कुछ ना कुछ चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे सिर्फ तापमान आपको देखना है 7700 से 5 लाख डिग्री सेल्सियस। अभी क्यों हुआ ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, संक्रमण क्षेत्र या जिसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं, यहाँ पे तापमान कम से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हमने बात करी थी कोरोना की। कोरोना क्या है? सूर्य की बाहरी परत है।
सूर्य की बाहरी परत होने के साथ साथ यहाँ का जो तापमान है वो आपको कितना मिलेगा, 5 लाख डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर कोरोना को आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, या फिर जब सूर्य ग्रहण हो तब आप कोरोना को देख सकते हो। तो देख पा रहे हैं आप लोग हम कितनी तेजी से और इस प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं कि आप सबको सब चीजें समझ में आ रही हैं, आप सब चीजें पुरानी रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपना रिवीजन करते रहा कीजिए समय समय पे। सौर कलंक हमने देखा था, सूर्य में चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से, सूर्य में जब वो धूल के कण, उनमें जो खनिज था, उन खनिजों में कहीं ना कहीं लोहे के या चुंबकत्व की कुछ प्रॉपर्टीज थी। इस कारण सूर्य में भी क्या है, चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, कुछ विशेषता देखने को मिलती है जो चुंबक जैसी हैं। तो जब ये चुंबक तत्व जो है या चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत हो जाता है सूर्य का किसी स्थान पे, तो क्या होता है, वो ऊष्मा को या गैसों को बाहर नहीं निकलने देता, और गैसों को जब बाहर निकलने नहीं देगा तो उस क्षेत्र का तापमान आसपास के क्षेत्र के तापमान से थोड़ा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है हमको पता है, करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम हो जाता है। क्या ये कलंक या ये जो स्पॉट्स होते हैं, जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको सन पे देखने को मिलते हैं, क्या स्थायी है? नहीं, हमको पता है ये स्थायी नहीं है। और करीब करीब एक सौर कलंक का जो वो जीवन सीमा होती है, इसका वर्ष, सौर कलंक वर्ष, वो कितना होता है, 22 वर्ष का होता है। इसके बाद हम बात करें सौर पवनों की। सौर पवन क्या है, प्लाज्मा की एक धारा है। प्लाज्मा क्या होता है, हमने पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, इसी प्रकार एक पदार्थ की अवस्था होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे जो गैसें होती हैं जो अधिक तापमान में रहती है बहुत, अब गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य का है उनको रोक नहीं पाएगा, और जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उनको नहीं रोक पाएगा तो ये प्लाज्मा की एक धारा के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। और कौन इनको नहीं रोक पा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल इसको रोक नहीं पा रहा। इसके बाद हमने बात करी थी ध्रुवीय ज्योतियां, जिनको अरोरा भी हमने कहा था। अरोरा क्या है, यहाँ पे जब सौर ज्वाला, और फिर हमने एक बताया था एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, आवेशित। आवेशित मतलब प्लस वाला या माइनस वाला, ऋणायन या धनायन। इस प्रकार का कोई भी आवेशित कण अगर पृथ्वी के वायुमंडल में आके पृथ्वी की गैसों के साथ क्रियाएं करता है तो इस प्रकार की लाइटें आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में अगर मिल रही है तो इसको आप बोलोगे अरोरा बोरियोलिस। अगर दक्षिणी ध्रुव के पास इसको देखने को मिल रही है तो आप इसको क्या बोलोगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद करने का तरीका आपको पता ही है, हाँ जो बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही इसका तरीका है याद करने का। इसके बाद हमने बात करी थी ग्रहों की। ग्रह क्या है, ग्रहों के पास एक निश्चित कक्षा है। ऐसे कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं और 5 बौने ग्रह हैं। हमने बात करी सबसे पहले ग्रहों को 2 भागों में हमने बांटा है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान है वो कैसे हैं, आंतरिक ग्रह, और ऐसे ग्रह जो बृहस्पति के समान है वो कैसे हैं, बाहरी ग्रह। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से ग्रह होंगे जिनकी सतह ठोस है, और ऐसे कौन से ग्रह होंगे जिनकी सतह गैसीय है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा ये बात। आगे चलते हैं। हमने ये बात करी थी, ये अब आप नाम को याद हो चुका होगा पूरा सौर मंडल। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बुध, बुध के बाद आपको शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको एक शुद्ध ग्रह की पट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद आपको शनि देखने को मिलेगा, शनि के बाद आपको यूरेनस, और यूरेनस के बाद आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा। बुध की ये बात हमने कंपैरिजन किया था सबसे पहले आंतरिक और बाहरी ग्रहों का। आंतरिक ग्रह पृथ्वी के समान ग्रह है और बाहरी ग्रह किसके समान है, बृहस्पति के समान है। ये सघन होते हैं ज्यादा और ये कम घने हुए होते हैं। इनकी सतह कैसी है, इनकी सतह ठोस है, जबकि इनकी सतह कैसी है, इनकी सतह गैसीय है। इनको स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, इनको जोवियन या जायंट ग्रह भी हम लोग कहते हैं। ये सूर्य के काफी नजदीक हैं और ये सूर्य के काफी दूर हैं। ये बात हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमने बात करी थी बुध जो सूर्य के सबसे करीब है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अगर सबसे गर्म नहीं है तो एक ऐसा ये सबसे तीव्र ग्रह है। क्योंकि सूर्य के बहुत करीब है तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम इसे समय लगता है, और सबसे कम कितना, 88 दिन इसको समय लगता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, और साथ ही साथ ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके बाद हमने बात करी थी शुक्र ग्रह की। शुक्र है चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी की आकार जैसा है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं इसको, पृथ्वी की भगिनी या बहन भी इसको हम कहते हैं। कि हमारे बहुत पास है तो सुबह शाम हमको दिख जाता है, इसलिए इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो घूमता है, ये कैसे घूमता है, पूर्व से लेके पश्चिम तक घूमता है, और ये बुध से भी ज्यादा गर्म है। क्यों सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि एक तो आकार में बड़ा है और साथ में इसका वातावरण कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ इसका वातावरण है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्रीन हाउस गैस है एक प्रकार की जो तापमान को बढ़ाती है।
इसके बाद हमने बात करी थी पृथ्वी की। पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी आकृति भूआब जैसे, इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता है, यहाँ पे वायुमंडल है और वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। मंगल ग्रह की हम बात करें, मंगल ग्रह चूंकि साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा प्रिय ग्रह है, क्यों सबसे ज्यादा प्रिय, क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे जल वाष्प पाए जाते हैं, और इसके दो आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे, एक तो है फोबोस, एक है डीमोस। जैसे जैसे अब सूर्य से दूर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं परिक्रमण काल लगातार बढ़ रहा है। हमने 88 दिन देखा किसका, बुध का। उसके बाद आप देखोगे लगातार बढ़ता हुआ जाएगा क्या, परिक्रमण काल। यहाँ पे लौह खनिज अधिकता में प्रचुर मात्रा में मिलता है, इस वजह से इसका रंग आप देखोगे इस ग्रह का, तो आपको कैसा दिखेगा, लाल रंग का आपको देखने को मिलेगा। और बुध से बड़ा है ये, लेकिन बाकी सबसे छोटा है, तो दूसरे नंबर का एक छोटा ग्रह आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, कोई ठोस सतह आपको देखने को नहीं मिलेगी। वायुमंडल में आज भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसका परिक्रमण काल आप देखोगे कितना है, 22 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके कितने उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, 75, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। आपसे पूछा जाए अगर सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम करते हैं बात शनि की, या सैटर्न, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिलेगा। इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है, घनत्व इसका भी सबसे कम है, परिक्रमण काल इसका 29 वर्ष है, और इसके कितने उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, 53 ज्ञात उपग्रह इसको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस या अरुण ग्रह की बात करेंगे, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट, पूरब से लेकर पश्चिम में घूमता है। इसका परिक्रमण काल कितना, 84 वर्ष है। हमको पता है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये कितना झुका हुआ है, पूरा 90 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद नेपच्यून की बात करें, इसको बोला जाता है कि यूरेनस का जुड़वा है, और साथ ही साथ इसका परिक्रमण काल कितना है, 165 वर्ष का। यहाँ तक की चीजें आपने रिवाइज कर ली होंगी, और अभी भी आपने रिवाइज कर ली मेरे साथ भी। अब यहाँ से हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज की, जो है सौर मंडल के बाकी सदस्य। सौर मंडल के बाकी सदस्यों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, या जिसको बोला जाता है एस्टेरॉइड। आपको याद आ रहा है कहाँ पे मिलेंगे एस्टेरॉइड, हमको पता है मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको एक पट्टी देखने को मिलती है, जो कौन सी पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सा ग्रह है, यह है मंगल ग्रह है, और दूसरा कौन सा ग्रह है, दूसरा है बृहस्पति। ठीक है, ये क्या है, ये कहां से आ गए, कौन है ये लोग, आपको डायलॉग याद आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूं ये कौन है ये लोग। ये लोग वो हैं, जब हमने पढ़ा था बिग बैंग, बिग बैंग से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकले, और वो छोटे टुकड़े जब गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बलों के कारण एक साथ जुड़ के जब कुछ ने क्या किया, ग्रह बना लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अभी तक ग्रह नहीं बना पाए, वो टुकड़े आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और किसकी चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ऐसे ग्रहों को हम कौन से ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, लघु ग्रह। ग्रह तो है ये, क्यों ग्रह हैं, क्योंकि ये भी किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। छोटे क्यों है, क्योंकि इनका आकार छोटा है, और ये किससे बने हुए, चट्टानी पिंडों से बने हुए हैं। समझ पा रहे होंगे, ऐसे टुकड़े जो ग्रह नहीं बन पाए उस बिग बैंग के बाद, वो क्या है, वो है एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह। उसके बाद हम बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, बहुत नाम से बात भी पता लग रहा है, और आपने शायद बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में। धूमकेतु जमी हुई गैसें, धूल और चट्टान होती हैं, जो क्या होता है, जमी हुई है, मतलब इनका तापमान काफी कम है। ये भी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते सूर्य की तरफ जाने लगती हैं। जब ये सूर्य की तरफ जाएंगी, सूर्य की तरफ जाती है, तो वहां पे तापमान कम मिलेगा या ज्यादा, सूर्य की तरफ जा रहे हैं तो तापमान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जब वो ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा, तो ये जो जमी हुई गैसें हैं अब ये पिघलना शुरू होती हैं, और पिघलना शुरू होती है तो हमको ऐसा लगता है कि क्या बन रही है, पूंछ का निर्माण हो रहा है। और आपने हमेशा ये बात सुनी होगी कि धूमकेतु जब सूर्य की तरफ जाता है, तो इसकी पूंछ का निर्माण सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई ट्रेन है या कोई लोकोमोटिव है, ये ट्रेन है, और ट्रेन जब आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये ट्रेन है, अभी समझिए डीजल से चलने वाली ट्रेन थी, डीजल से चलती थी, तो ये धुआं छोड़ती हुई बढ़ेगी आगे। तो जब ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही है, तो इसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, पीछे की दिशा में जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये धूमकेतु है आपका, ये सूर्य के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, ये
सूर्य के पास। जब धूमकेतु सूर्य के पास जाएगा तो इसमें जो जमी हुई गैसें हैं वो पिघलना शुरू होंगी और पिघल के किस तरफ जाएंगी, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हमको क्या लगता है कि इसका निर्माण हो रहा है, पूंछ का निर्माण हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धूमकेतु में पूंछ का निर्माण कहाँ पे होता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में होगा और उसका रीजन अब आपको पता लग चुका है। इसके आगे की बात करें हम, धूमकेतु ये भी किसकी चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एस्टेरॉइड, क्या होता है क्षुद्र ग्रह और क्या होता है धूमकेतु। आपके नोट्स कुछ इस प्रकार दिखने चाहिए अपनी कॉपी में, जिसमें सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनें हैं, सामने सिर्फ नाम है कि ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, इस प्रकार। और इस प्रकार के नोट्स आपको दिखने चाहिए अपनी कॉपी में। अगर आप इस प्रकार के नोट्स बना पा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में भी आ रहा है और आप उनको जल्दी से क्या कर पाएंगे, उनको रिवाइज भी कर पाएंगे बहुत जल्दी से। आगे चलते हैं। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग जो शब्द है उस पे हम लोग पहुंचे हैं, उल्का, उल्का पिंड और उल्काभ। उल्का, उल्का पिंड और उल्काभ, इनको बोला जाता है मीटियोर, मीटियोराइट और मीटियोरॉइड। नाम इंग्लिश में भी थोड़े कंफ्यूजिंग है और हिंदी में भी थोड़े कंफ्यूजिंग है। उल्का, उल्का पिंड और उल्काभ, मीटियोर, मीटियोराइट और मीटियोरॉइड। क्या होते हैं ये? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उल्काभ के बारे में। उल्काभ क्या होता है? उल्काभ अंतरिक्ष में मौजूद कुछ चट्टानें हैं। जब ये अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानें होती हैं तब इनको आप किस नाम से जानोगे? इनको जानोगे उल्काभ के नाम से। इनका आकार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनका आकार एक धूल के कण से लेके एक छोटे क्षुद्र ग्रह के बराबर हो सकता है। तो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये कहाँ पे अभी अंतरिक्ष में है। ऐसी चट्टानें जो अंतरिक्ष में है उनको आप क्या कहोगे? उल्काभ कहोगे। यही उल्काभ अगर पृथ्वी या किसी ग्रह के वातावरण में आ जाए, यही उल्काभ अगर पृथ्वी या किसी ग्रह के वातावरण में आ जाए तो आप इनको क्या कहोगे? उल्का। ठीक है। और उल्का अगर सतह पे पहुंच जाए, क्योंकि क्या होगा जब उल्का वातावरण में आएंगे तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो जल जाते हैं और जमीन तक सारे उल्का अब तक नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ उल्का अगर सतह तक पहुंच गए, क्योंकि वो बड़े थे, उनका सिर्फ बाहरी आवरण जला, अंदर का अभी बाकी है और वो अंदर वाला जो हिस्सा है वो जमीन पे आके गिर चुका है, तो क्या होगा? उनको आप कहोगे उल्का पिंड। क्या कहोगे उन्हीं को? उल्का पिंड। देखो सबसे पहले क्या थे? उल्काभ, अंतरिक्ष की चट्टानें। फिर क्या थे? उल्का। और फिर क्या थे? उल्का पिंड। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, क्या सभी उल्का पिंड, क्या सभी उल्का पिंड उल्काभ हैं? मैं फिर से अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं, क्या सभी उल्का पिंड उल्काभ हैं? तो आपका जवाब क्या है? हाँ सर, सभी उल्का पिंड क्या हैं? उल्काभ हैं। अब इसको उल्टा कर देते हैं, क्या सभी उल्काभ उल्का पिंड हैं? क्या सभी उल्काभ उल्का पिंड हैं? नहीं, सभी उल्काभ उल्का पिंड नहीं है। तो आप सी सेट आपको देना है, उसमें एक टॉपिक भी है वेन डायग्राम। तो अगर इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उल्काभ, जो बहुत ज्यादा भी है। फिर आपको देखने को मिलेगा उल्का, और सबसे कम जो संख्या में है वो क्या है? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड उल्का है, उल्का पिंड उल्काभ है, लेकिन सारे उल्काभ उल्का पिंड नहीं है, ना ही सारी उल्का उल्का पिंड है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इस डायग्राम को देख के आप अच्छे से समझ पाने चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि सभी उल्का पिंड उल्का है, सही बात है। सभी उल्का पिंड उल्काभ हैं, ये भी सही बात है। सभी उल्का उल्काभ हैं, ये भी सही बात है। लेकिन सभी उल्काभ उल्का हैं नहीं, क्योंकि सभी अंतरिक्ष की मौजूद चट्टानें
किसी ना किसी ग्रह या पृथ्वी के वातावरण से नहीं जाएंगी, नहीं संपर्क में आएंगी। तो सभी उल्का उल्का नहीं हुए और सभी उल्का उल्का पिंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ उल्का छोटे होते हैं, जब वो पृथ्वी के वातावरण या वायुमंडल में आएंगे तो वो जल के राख हो जाएंगे और वो सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे, धरातल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी उल्का क्या नहीं है? उल्का पिंड नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उल्का क्या होते हैं? अंतरिक्ष की चट्टानें हैं और इनके आकार धूल के दाने से लेके एक छोटे क्षुद्र ग्रह तक हो सकता है। उल्का की अगर मैं बात करूं, जब उल्का पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह में प्रवेश करते हैं तो इन्हें क्या कहोगे आप? उल्का कहोगे। और उल्का पिंड, जब उल्का वायुमंडल से जमीन पर टकराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये आपको दिख रहा है अंतरिक्ष की चट्टान, इसको बोलोगे आप मीटियोरॉइड, या ऐसी कोई आप क्या बोलोगे? उल्का। ये वायुमंडल में जब आ गया है तो अब इसको बोल रहे हो उल्का, और ये जब जमीन पे गिर चुका है तो इसको आप बोल रहे हो उल्का पिंड। यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं जो बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें अब आपको मिलेंगी यहाँ पे, सौर मंडल की उत्पत्ति तथा इसका विकास। देखो, हमने बिग बैंग तो पढ़ा, बिग बैंग अभी तक सबसे सही भी है, हमने उससे पता लगाया कि हमारे ब्रह्मांड या सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन बिग बैंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारी पहले क्या दी गई थी? परिकल्पना। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा और आज जिस स्टेज पे पहुंचा विज्ञान, हमको पता चला कि बिग बैंग सही है। हो सकता है कि और अगर विज्ञान में प्रगति हो जाए और इस पे संशोधन किया जाए तो हमें नहीं पता कि बिग बैंग में भी कुछ संशोधन हमको करना पड़ जाए। ठीक है। आज से बहुत साल पहले कुछ लोगों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं दी थी जिन पे ऊपर आगे चल के बिग बैंग का सिद्धांत बना। उन परिकल्पनाओं को पढ़ना जरूरी है। अगर हम उस परिकल्पना को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से तो बिग बैंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो पहली जो परिकल्पना दी गई वो कांत साहब ने दी, और कांत साहब ने वो परिकल्पना कब दी? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कल्पना दी गई थी 1755 में। कब दी गई थी? 1755 में इमैनुअल कांत साहब ने परिकल्पना दी। इस परिकल्पना का नाम क्या है? इसको गैसीय परिकल्पना कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग कहानी याद आ रही है आपको? छोटा सा पॉइंट, वो टूटा, बहुत सारे टुकड़े हुए, धूल के कण। यहां पे उन धूल के कणों को हटाओ अभी आप। गैस में, गैसीय परिकल्पना में सिर्फ गैस थी। क्या थी? गैस थी। कांत साहब ने कहा कि सिर्फ गैसों में, जब गैसें एक जगह इकट्ठी हो गई, उन्होंने अपना बादल बनाना शुरू करा, और वो बादल कौन सा बादल? गैस वाला बादल। ये गैसों का बादल है। यहां पे बहुत सारी गैसें हैं। ये गैसें एक दूसरे से टकराने लगी। क्या होने लगी? एक दूसरे से टकराने लगी। जब टकराने लगी तो घूमना शुरू किया इन्होंने। एक धुरी पे आके इन्होंने क्या करना शुरू करा? घूमना शुरू करा। जब इन्होंने घूमना शुरू करा तो एक बल लग रहा था केंद्र की तरफ और एक बल लग रहा था केंद्र से दूर की तरफ। केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हमने कौन सा बल कहा? अभी केंद्रीय बल कहा। और केंद्र से दूर की तरफ लगने वाले बल को अब केंद्रीय बल हमने कहा था। तो यहाँ पे ये वाला जो बल है ये कौन सा है? अब केंद्रीय बल है। और ये वाला जो बल है ये कौन सा है? अभी केंद्रीय बल है। ठीक है। अब इन गैसों के बीच में यहां पे भी एक बल लग रहा होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। इस कारण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण ये गैसें और पास आने लगी। जब गैसें और पास आने लगी तो क्या बनी? कोर बनी। बीच में एक सघन ग्रह आपको देखने को मिला, और साथ ही साथ यहाँ पे एक सघनता से कुछ बना, साथ ही साथ आसपास भी कुछ सघन चीजें बनने लगी। तो जो बीच में बना उसको हमने नाम दिया सूर्य, और जो आसपास बने, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? ग्रह। क्या नाम दिया? ग्रह। गैसें थी, गैसें घूमने लगी। क्यों घूमने लगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो टकराना शुरू करा तो उसमें ऊर्जा आई, और ऊर्जा के कारण वो घूमना शुरू किया उन्होंने। जब घूमना शुरू करा उन्होंने
तो दो प्रकार के बल लगे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, वो और करीब आने लगी, पास में आने लगी। जब वो पास में आई तो उन्होंने क्या बनाया, सूर्य बनाया, और उन्होंने क्या बनाया, ग्रह बनाए। इसी प्रकार किसका निर्माण हुआ, सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये वो बादल आप देख रहे हैं, बादल के नीचे आप देखोगे धीमे धीमे सघन और सघन हो गया, और क्या बन गया, लास्ट में सूर्य बन गया। आसपास भी जो सघन चीजें थी वो क्या बन गई, वो ग्रह बन गई। शुरुआत में क्या थे, ये सब गैस थे। इसीलिए कौन सी परिकल्पना है ये, गैसीय परिकल्पना। किसने दी थी, कांत साहब ने दी थी। कब दी थी, 1755 में दी थी। देखो मैंने 2 बार 1755 लिखा है। आप कह रहे होंगे सर ये हिस्ट्री की क्लास तो नहीं है कि आप सन में इतना रोल इंपॉर्टेंट एम्फेसिस कर रहे हो, आप इस पर बार बार जोर दे रहे हो। लेकिन 1755 भारत गुलामी में है अभी, नाम से समझ में आ रहा है कांत साहब, और शक्ल उनकी ये है, तो ये इंडियन तो नहीं है, ये यूरोपियन किसी देश से है। उस समय यूरोप जो था वो अंधकार के युग में था, ये जिसको हम कहते हैं डार्क एज में था। उस समय पुनर्जागरण नहीं हुआ था, अभी प्रोसेस में है, चल रहा है वो। जब पुनर्जागरण नहीं हुआ तो किसकी पावर है वहां पे, चर्च सबसे ज्यादा पावरफुल है, चर्च की पावर है सबसे ज्यादा वहां। चर्च की पावर को चर्च क्या कहता था, पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण था उसका, केंद्र में कौन है, पृथ्वी है। और वहां पे ये बताना कि बीच में सूर्य है और सूर्य का निर्माण ऐसा हुआ, ये बिल्कुल अपनी मौत को दावत देना जैसा था। लेकिन आज हमको पढ़ते समय शायद इस बात को हम लोग कभी नहीं मानते, या हम लोग कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि यार हमारे इन पढ़ाई के पीछे कितने लोगों ने कितनी बड़े बड़े कुर्बानियां दी हैं, कितना अपने पूरे जीवन को लगाया है। तो इसी प्रकार के ये थे इमैनुअल कांत साहब। इन्होंने ये आपको सबसे पहले थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1755 में। और कांत आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांत को आप ना केवल भूगोल में पढ़ोगे, ये तो एक बहुत छोटी सी परिकल्पना, अगर आप भूगोल ऑप्शनल लोगे आपका वैकल्पिक विषय, तो उसमें तो बहुत बड़ा कांत के बारे में आप पढ़ोगे, काफी चीजें आएंगी। इसके अलावा एथिक्स का पेपर जब आप देखोगे तो उसमें भी कांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में तो कांत साहब हैं ही, तो हर जगह आपको कांत साहब मिलेंगे। तो ज्योग्राफी में भी कांत साहब ने कहा यहाँ पे भी मेरा कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए, ज्योग्राफी के बच्चे कांत से कैसे बचे रहें, तो उन्होंने यहाँ पे गैसीय परिकल्पना दी। गैसीय परिकल्पना कांत साहब ने दी। इसके बाद बहुत सालों बाद एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ हुए जिनका नाम था लाप्लास। क्या नाम था, लाप्लास। 1755 में उन्होंने परिकल्पना दे के चले गए थे वो तो अपने। 1976 में लाप्लास साहब ने एक और परिकल्पना दी जिनका नाम था नेबुलर परिकल्पना। नेबुलर बिल्कुल सही समझे, निहारिका, हमने पढ़ा था बिग बैंग में, वही परिकल्पना करीब करीब वैसी, गैस परिकल्पना जैसी। लाप्लास साहब ने क्या कहा कि वो धूल के कण, अब इन्होंने वो धूल के कण लेके आए, और वो जो गैसें थी जब ये घूमने लगी तो कहां पे घूम रही है, अपनी धुरी पे ये घूम रही हैं। कहां पे घूम रही है, अपनी धुरी पे। कौन घूम रही है, गैस तथा धूल के कण अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पहिया रेस से आप घुमा सकते हैं। भाई आप ऐसे कहोगे सर हाथ से घुमा लें, लेकिन रेस के थ्रू आप उसको नहीं घुमा पाओगे, है ना, या गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ये घूम रही है, कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए। वो ईंधन क्या है, तापमान, ऊष्मा। इनका ईंधन उस समय क्या था, ऊष्मा। घूमने लगी, जब घूमने लगेंगी ईंधन क्या होगा, जलेगा, जल के क्या बनेगा, धुआं बनता है गाड़ी में। यहाँ पे भी ऊष्मा जो ईंधन है इसका ह्रास होगा, इसमें कमी आएगी। धीमे धीमे जब ऊष्मा का ह्रास होने लगा, ऊष्मा में कमी होने लगी, तो कौन सी प्रक्रिया शुरू होगी, शीतलन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई, शीतलन की प्रक्रिया। शीतलन की प्रक्रिया होगी तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में चीजें एक्सपेंड होती हैं, और सर्दियों में चीजें क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। गर्मियों में चीजें एक्सपेंड होती हैं। रेल की पटरी अगर आप देखोगे उसमें छोटी छोटी जगह आप छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि जब गर्मियां आती है तो उस ट्रेन की पटरी जो कि लोहे की बनी होती है वो एक्सपेंड होती है, थोड़ी बाहर की तरफ फैलती हैं, चौड़ी हो जाती हैं।
और सर्दियों में वही पटरियां सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी शीतलन की प्रक्रिया हो रही है, तो आकार जो होगा क्या होगा, धीमे धीमे छोटा हो जाएगा, सघन होता चलेगा, और सघन होते होते लास्ट में ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बनना शुरू हुई, और सबसे लास्ट में जो सबसे सघन है वो यहाँ पे, जो सबसे सघन था उनको इन्होंने नाम दिया सूर्य, और आसपास जो और बने उन सबको नाम दिया ग्रह। ये किसने बताया, ये लाप्लास साहब ने बताया। क्या बताया इन्होंने, लाप्लास साहब ने बताया कि धुरी पे घूमता हुआ एक विशाल नेबुला, निहारिका, वृत्ताकार गति के कारण विकिरण की प्रक्रिया से ऊष्मा का क्या करने लगा, ह्रास करने लगा। जब ऊष्मा का ह्रास होगा तो शीतलन की प्रक्रिया शुरू होगी, और शीतलन की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी तो क्या हुआ, जो बाहर की परत थी उसका तापमान कम हो गया, अंदर की परत का तापमान ज्यादा है। सूर्य में भी हमने देखा था केंद्र के पास 15 मिलियन का तापमान था, और बाहर कोरोना या मैं कहूं सतह पे, कोरोना पे भी अगर देखें तो सबसे बाहरी परत है वहां पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ पे 15 मिलियन। केंद्र के पास तापमान बहुत ज्यादा है, बाहरी परत का तापमान बहुत कम है। उसका कारण क्या है, ऊष्मा का ह्रास सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, जो बाहरी परत है वहां से ऊष्मा का ह्रास होना शुरू हुआ। तो ये था आपका नेबुलर या निहारिका की परिकल्पना, जो किसने दी थी, लाप्लास साहब ने। ये परिकल्पना इसी 1755 की गैसीय परिकल्पना पे आधारित है, और बाद में चल के इसी परिकल्पना पे क्या बना, इसी परिकल्पना पे आपका बनता है बिग बैंग। क्या बनता है, बिग बैंग। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और परिकल्पना हमको जो पढ़नी है वो है शिशु ग्रह। शिशु ग्रह परिकल्पना, या इसी को बोला जाता है प्लैनेटिसिमल। देखो प्लैनेटिसिमल ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह, और जब ग्रह छोटा होता है तो उसको बोला जाता है प्लैनेटिसिमल। तो शिशु ग्रह, इसको हिंदी में तो हमने नाम ही क्या दे दिया, शिशु ग्रह। ये कैमरलिन भाई साहब थे, उन्होंने 1905 में ये क्या दी थी, परिकल्पना। 1905 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, इंडियन हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो बंग भंग हुआ है यहाँ पे 1905 में। तो यहाँ पे कैमरलिन साहब ने ये परिकल्पना दी। इस परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा, इस परिकल्पना में ये कहते हैं कि जैसे सूर्य है, ये आपका सूर्य है, सूर्य से थोड़ा छोटा एक तारा, सूर्य से एक छोटा तारा सूर्य की तरफ आया, सूर्य से टकराया। सूर्य और सूर्य जैसे छोटा एक तारा, वो जो तारा था वो कहाँ आया, सूर्य आया और टकराया। टकराने के बाद क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो टुकड़े होंगे, ये टुकड़े हुए। किसके टुकड़े हैं, ये सूर्य के टुकड़े। ये तारा तो आगे की तरफ जाने लगा। अब ये तारा कहां पहुंच चुका है, ये तारा यहां आ चुका है। तारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा इस पे, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण करेगा, इसको थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करेगा। बड़ा कौन है, तारा बड़ा है या सूर्य बड़ा दिख रहा है, सूर्य बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी किसका ज्यादा होगा, सूर्य का ज्यादा होगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसको जाने देगा, इसको नहीं जाने देगा, इसको अपने पास रखेगा। अपने पास इसने रखा, और आज भी ये जितने भी टुकड़े हुए थे वो आज भी क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या थे, ये थे आपके ग्रह। तो कैमरलिन साहब ने ये बताया कि सूर्य के साथ एक तारा आके भिड़ा, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कुछ टुकड़े निकले, वो टुकड़े तारा अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ पे काम में लिया। गुरुत्वाकर्षण बल को काम में लेने के बाद उन टुकड़ों को जाने नहीं दिया। वो टुकड़े आज भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और उन्हीं चक्कर लगाते हुए उन टुकड़ों को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं, और एक निश्चित कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं आज। तो इस प्रकार कैमरलिन साहब ने 1905 में एक परिकल्पना दी थी, जिसका नाम क्या था, प्लैनेटिसिमल, या इसी को हम बोलते हैं शिशु ग्रह परिकल्पना। ये वो सूर्य है और ये वो तारा है, ये वो निकले हुए टुकड़े हैं। अब इस निकले हुए टुकड़ों में यहाँ पे कुछ बड़े टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये बड़े टुकड़े बने ग्रह, और जो छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं वो बने बौना ग्रह या
कौन से ग्रह बने, वो शुद्ध ग्रह बने। यहां तक कोई भी डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सी थ्योरीज हैं तीनों, और हमने बिग बैंग पहले पढ़ लिए तो हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे आधुनिक थ्योरी जिसको हम मानते हैं, वो इसको हम इसीलिए सिद्धांत भी कहते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत में हमने पता चला कि ब्रह्मांड का निर्माण कहां से शुरू हुआ था, इस छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। इसीलिए इसको हमने किस नाम से भी जाना था, इसको हमने जाना था एकाकी। एकाकी क्यों बोला था, क्योंकि कहां से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है एकल बिंदु से शुरू हुआ है। कितने वर्ष पूर्व हुआ है, 13.8 वर्ष पूर्व हुआ है। आपका होमवर्क ये कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। क्या होमवर्क है आपका, आप मुझे ये बताएंगे बिग बैंग का सिद्धांत कब दिया और किसने दिया। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक हम ये समझ पाए कि सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। हमको पता है सौर मंडल का विकास हो चुका है। पृथ्वी का विकास हम लोग करेंगे आने वाली क्लासों में। पृथ्वी का विकास, देखो पृथ्वी पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए कि पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। पृथ्वी पे 3 चीजें थी, इसलिए पृथ्वी पे जीवन है। कौन सी 3 चीजें, पृथ्वी पे आपको मिलेगा स्थल मंडल। क्या मिलेगा, स्थल मंडल। पृथ्वी पे आपको मिलेगा वायुमंडल, और पृथ्वी पे ही आपको मिलेगा जल मंडल। क्या मिलेगा, जल मंडल। और जहां पे ये तीनों चीजें मिलती हैं, जहां पे ये तीनों चीजें मिलती हैं, इसको बोला जाता है जैव मंडल। क्या बोला जाता है, जैव मंडल। अब क्या है ये सब चीजें समझते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह कैसी है, हमने पढ़ा था आंतरिक ग्रहों की सतह कैसी होती है, ठोस होती है। स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। स्थल मतलब जिस पे अभी मैं खड़ा हूं, ये क्या है, स्थल है। जिस पे अभी आप कुर्सी पे बैठे हो वो क्या है, स्थल है। तो ऐसा मंडल जहां पे क्या है, स्थल है, वो है स्थल मंडल। तो यहाँ पे आप खड़े हो, आप इस पे चल सकते हो, आगे पीछे चल सकते हैं हम लोग। ये क्या चीज है, स्थल मंडल है। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में कहूं मैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। पृथ्वी पे और क्या है, पृथ्वी पे है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। बहुत सारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आर्गन मिलेगी। जीवनदायिनी गैस भी आपको पृथ्वी के वातावरण में मिलेगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन। तो पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल भी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जल मंडल। इसको बोला जाता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। हमको यहां पे क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अगर पृथ्वी पे इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होती, 1 2 3, इन तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं होती तो पृथ्वी पे क्या नहीं होता, जैव मंडल, या इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। पृथ्वी पे क्या नहीं होता, जीवन नहीं होता। आई बात समझ में। देखो मंगल ग्रह पे आपको स्थलमंडल मिलेगा, मंगल ग्रह पे आपको वायुमंडल मिलेगा, लेकिन मंगल पे क्या नहीं है, जल मंडल, इसलिए मंगल पे जीवन नहीं है। चंद्रमा पे आपको स्थलमंडल मिलेगा, वहां पे भी स्थल तो है ना, जाके खड़े तो हो सकते हो आप, चल नहीं सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वायुमंडल है लेकिन वहां पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहां पे जलमंडल नहीं है। तो क्या होगा, ये समस्या वहां पे होगी। तो वहां पे क्या उपलब्ध नहीं है, जीवन उपलब्ध नहीं है। ये है जैव मंडल। ये तीनों चीजें होना जरूरी है, तभी आपके पास क्या होगा, जीवन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज आपके पास एब्सेंट है तो जीवन आपको वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पे ये स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पे ये वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पे जल मंडल का विकास कैसे हुआ, और ये तीनों चीजें मिलने के बाद पृथ्वी पे जीवन कब आया, कैसे आया। उस जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं देना चाहूंगा। छोटा सा होमवर्क क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने इसलिए बोला है कि यूपीएससी जनरली अब उससे कुछ सवाल डायरेक्टली नहीं पूछती, लेकिन इसके बिना हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, या इसी को बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आपको अपनी किताबों में मिल जाएगा, एनसीईआरटी पे मिल जाएगा, स्टडी आईक्यू की किताब में भी मौजूद है एक चीज। तो वहां से आप एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखिएगा। इसमें कुछ आपको ऐसी टेबल देखने को मिलेगी, एक बार टेबल पढ़ने की कोशिश करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू करेंगे अपना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ साथ ही हम लोग पृथ्वी का जो तीनों मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के विकास की कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना काफी है, और डेली आप लोग रिवाइज करते रहिए, खुद से भी रिवाइज कीजिए, और जो जैसे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ वो भी साथ में आप रिवाइज करते रहिए। नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए। आप लोग नोट्स कैसे बनेंगे ये बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा। बाकी अतुल सर ने इस पे एक पूरा वीडियो ले रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। नोट्स बनाना शुरू करिए, और टाइम टू टाइम रिवीजन करना भी अपना शुरू कर दीजिए। साथ ही जब भी आप पढ़ें मेरे से, तो आपके पास कोशिश कीजिएगा किताब हो, और स्टडी आईक्यू से आप जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। स्टडी आईक्यू से कैसे जुड़ना है फाउंडेशन कोर्स में, ये तरीका आपको पता ही है। एप्लीकेशन अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी आईक्यू आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, या वेबसाइट पे जा सकते हैं आप स्टडी आईक्यू की पे। वहां पे आपको दिखेगा यूपीएससी आईएएस हिंदी माध्यम के लिए सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आप जुड़ जाइए। और उसमें जुड़ कैसे सकते हैं आप लोग, कोर्स है कि प्राइस आपको इतनी दिखेगी, वहां पे आपको कोड लगाना है MB लाइव, और जैसे MB लाइव आप कोड लगाते हैं तो कोर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 18,999 रुपए। और मात्र 18,999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2 सालों के लिए, वैधता 2 साल की, करीब 13 से 14 महीने यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि फटाफट एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं फिर से इसी समय। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।